हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के लाइव क्लास में। तो आज के लाइव क्लास में आप लोग को हिंदी, साइंस एंड मैथ से क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद ही हेल्पफुल है। तो फ्रेंड्स, इस लाइव क्लास को छोड़ के कहीं भी मत जाइएगा, शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। स्टार्ट करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइव क्लास को लाइक कर दीजिए और इसका लिंक दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस लाइव क्लास का लाभ उठा सके। और फ्रेंड्स, एक और बात, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे थे कि आप लोग का वीडियोज़ का नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है, लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप, उसको ज्वाइन कर लीजिए। जैसे ही लाइव क्लास स्टार्ट होगा आप लोग को लिंक शेयर कर दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग को लाइव क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, समय को ज़ाया ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। आज का पहला प्रश्न है, हिंदी में हम लेकर आए हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो आज का पहला प्रश्न है, आवश्यकता से अधिक धन का त्याग करने वाला क्या कहलाता है? अपरिग्रहण, अपरिग्रह, इंद्रिय निग्रह या परिग्रह? चलिए, आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अपरिग्रह। आवश्यकता से अधिक धन का त्याग करने वाला अपरिग्रह कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जिसने भी ऑप्शन बी कमेंट किया बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके पास कुछ भी ना हो उसे क्या कहते हैं? जिसके पास कुछ भी ना हो उसे क्या कहते हैं? गरीब, दरिद्र, अकिंचन या विनित्य? चलिए, आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अकिंचन। जिसके पास कुछ भी नहीं हो उसे अकिंचन कहा जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो उसे क्या कहते हैं? इंद्रिय रहित, मतहीन, इंद्रियमय या अगोचर है? चलिए, आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अगोचर। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो उसे अगोचर कहा जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। एक और जरूरी निर्देश फ्रेंड्स, सुबह में 9 से 10 बजे, दोपहर में 1 से 2 बजे और रात में 9 से 10 बजे के बीच लाइव क्लास चलता है। तो लाइव क्लास का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसे जीता ना जा सकता हो उसे क्या कहेंगे? जिसे कोई जीत नहीं सकता उसे क्या कहेंगे? अभय, अजय, विजय या इनमें से कोई नहीं? चलिए, आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अजय। जिसे जीता ना जा सके उसे अजय कहा जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे प्रथम गिना जाने वाला क्या कहलाता है? सबसे पहली बार गिने जाने वाला, प्रथम गिने जाने वाला क्या कहलाता है? प्रथम, अग्रज, आरंभ या अग्रणय? चलिए, आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी, अग्रणय। जिसे प्रथम गिने जाने वाला अग्रणय कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, वह कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल हो, वह कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल हो उसे क्या कहा जाता है? सुकवि, महाकवि, आशु कवि या राजकवि? चलिए, आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी, आशु कवि। वह कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल हो उसे आशु कवि कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरंभ से अंत तक के लिए एक शब्द क्या होगा? आरंभ से अंत तक के लिए एक शब्द में क्या होगा? आरंभिक, आद्योपंत, आद्योपांत या संपूर्ण? चलिए, आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी, आद्योपांत। आरंभ से अंत तक आद्योपांत कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसे मापा ना जा सकता उसे क्या कहेंगे? अमापित, अपर, अनुपेय या अपरिमेय? चलिए, आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अपरिमेय। जिसे मापा ना जा सके उसे अपरिमेय कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। फ्रेंड्स, इस लाइव क्लास को फटाफट लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों को इसका लिंक भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी लाइव क्लास का लाभ उठा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
परंपरागत उक्ति को क्या कहते हैं? अनुश्रुति, सूक्ति, विरक्ति या इनमें से कोई नहीं? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सूक्ति। परंपरागत उक्ति को सूक्ति कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख पाती हो, जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख पाती उसे क्या कहेंगे? असूर्यपस्या, अनुरा, सूर्यपुत्री या असूर्यस्मा? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए, असूर्यपस्या। जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख पाती हो उसे असूर्यपस्या कहेंगे। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट हम साइंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के रसधानियों को चारों ओर से घेरने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं? फिर से क्वेश्चन सुनिएगा। कोशिका के रसधानियों को चारों ओर से घेरने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, टोनोप्लास्ट या ल्यूकोप्लास्ट? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी, टोनोप्लास्ट। कोशिका के रसधानियों को चारों ओर से घेरने वाली झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारक रश्मियाँ किस कोशिकांग से संबंधित है? तारक रश्मियाँ किस कोशिकांग से संबंधित है? रसधानी से, सेंट्रोसोम से, केंद्रक से या अंतःप्रदवी जालिका से? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी, सेंट्रोसोम से। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रक द्रव्य एवं कोशिका द्रव्य के बीच पदार्थों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? केंद्रक द्रव्य एवं कोशिका द्रव्य के बीच पदार्थों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? केंद्रक झिल्ली द्वारा, तारक काय द्वारा, कोशिका झिल्ली द्वारा या केंद्रक छिद्र द्वारा? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी, केंद्रक छिद्र द्वारा। केंद्रक द्रव्य एवं कोशिका द्रव्य के बीच पदार्थों का आदान प्रदान केंद्रक छिद्र द्वारा होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रक द्रव्य में पाई जाने वाली महीन धागों के जाल को क्या कहते हैं? केंद्रक द्रव्य में पाई जाने वाली महीन धागों के जाल को क्या कहते हैं? केंद्रिका, सेंट्रोसोम, क्रोमैटिन जालिका या अंतःप्रदवी जालिका? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी, क्रोमैटिन जालिका कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाने वाले क्रोमैटिन पदार्थ को क्या कहा जाता है? केंद्रक, केंद्रिका, क्रोमोटैड या केंद्रिकाएं? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी, केंद्रीयकाय। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाने वाले क्रोमैटिन पदार्थ को केंद्रिकाय कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी जीवों के क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं? सभी जीवों के क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका, ऊतक, कोशिका भित्ति या इनमें से कोई नहीं? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए, कोशिका। सभी जीवों के क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई को कोशिका कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक कोशिकीय जीव है? अमीबा, पैरामीशियम, जीवाणु या सभी? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी, सभी। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अमीबा, पैरामीशियम, जीवाणु ये कोशिकीय जीव है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस जीव में कोशिकाएं मिलकर जीव की रचना करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जिस जीव में कोशिकाएं मिलकर जीव की रचना करते हैं उसे क्या कहा जाता है? बहुकोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव, दोनों या इनमें से कोई नहीं? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए, बहुकोशिकीय जीव। जिस जीव में कोशिकाएं मिलकर जीव की रचना करते हैं उसे
बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिकीय गतिविधि का नियंत्रण कैसे होता है? प्लाज्मा द्वारा, माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा, केंद्रक द्वारा या इनमें से कोई नहीं? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी, केंद्रक द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कोशिकीय गतिविधि का नियंत्रण केंद्रक द्वारा होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट में हम मैथ की तरफ चलते हैं। तो लाइव क्लास को छोड़ के कहीं भी मत जाइएगा। डेली बाई डेली टेस्ट सीरीज का नोटिफिकेशन पाने के लिए, लाइव क्लास का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। लाइव क्लास को लाइक कर दें, दोस्तों को भी इसका लिंक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे तो ये सभी प्रश्न आपको मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, 7:9 में क्या जोड़ा जाए कि 13:14 हो जाए? 7:9 में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि कहीं पर अगर अनुपात दिया गया है तो अनुपात का मतलब बटा भी होता है। जैसे 7:9 को आप 7/9 लिख सकते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि 7:9 में क्या जोड़ा जाए। आपको नहीं पता क्या जोड़ना है। जब आपको नहीं पता क्या जोड़ना है तो आप x जोड़ दीजिए। 7 में भी x जोड़ देंगे, 9 में भी x जोड़ देंगे। अब क्या जोड़ा जाए नहीं पता तो हमने x जोड़ लिया, तो अनुपात हमारा कितना हो जाए? 13:14। अनुपात का मतलब बटा भी होता है, तो इसका मतलब हम 13/14 इसको लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि अनुपात का मतलब बटा होता है, तो ऐसे लिख लो चाहे बटे में लिख लो, एक ही बात है। क्लियर हुई बात? अब क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 14 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे, 14 7 98 होता है, 98। ठीक है, प्लस 14 का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे, 14x हो जाएगा, बराबर 9 का मल्टीप्लाई 13 में करेंगे, 13 निम्मा 117 होता है, प्लस 13 का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे, ये 13x हो जाएगा। ठीक है, अब x वाले टर्म आप एक तरफ कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पर 14x है, मैं 13x इधर लाऊंगा, बराबर के इधर आएगा, प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 14x में से 13x माइनस हो जाएगा, सिर्फ एक x बचेगा। ठीक है, अब 98 को मैं इधर ले जाऊंगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस का है, इधर आके माइनस, तो 117 में से मैं 98 को घटा दूंगा। ठीक है, 117 में से 98 को घटा दूं, 117 में से घटा दूंगा भाई 98 को, तो कितना बचेगा? 117 में से आपने 98 घटाया, 19 बचेगा। ये आपका आंसर हो गया भाई 19। बी ऑप्शन बिल्कुल सही। तो सभी को प्रश्न अच्छे समझ में आ गया? कोई ऐसी कैलकुलेशन नहीं है जो आपकी समझ में ना आए, सभी को अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, यदि संख्याओं का अनुपात 2:3 है और उनका गुणनफल 9600 है तो उनका योग ज्ञात करें। दो संख्याओं का अनुपात, ठीक है, दो संख्याएं, मैं पहली संख्या a मान लूँ, दूसरी संख्या मैं b मान लेता हूँ। दोनों का अनुपात कितना है? 2:3 है। क्लियर है इतना? अगर मैं इसको 2x कर दूं, इसको मैं 3x मान लूँ ये संख्या 2x है, ये संख्या 3x है, तो क्या इसके मान में कोई फर्क पड़ेगा? कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि x से x कट जाएगा तो 2:3 ही तो बचेगा, तो कोई फर्क यहाँ पर नहीं पड़ेगा। अब आपसे क्या कह रहा है? उनका गुणनफल 9600 है, 9600 है, 9600, ये क्या है? 9600 गुणनफल है। मैंने क्या बताया है कि अगर आपको प्रश्न में गुणनफल दिया जाए तो अनुपातों का भी गुणनफल कीजिए, योग दिया जाए तो अनुपातों का भी गुणा करते हैं, योग करते हैं, और अंतर दिया जाए तो अनुपातों का अंतर करते हैं। क्लियर? अब यहाँ पर गुणनफल दिया गया तो अनुपातों का भी गुणा करेंगे, तो 3 दूने का 6 हो जाएगा, कितना? 6 हो जाएगा, और x का x से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये x² हो जाएगा, तो 6x² बराबर कितने के हैं? 9600 के हैं। ठीक है, अब देखिए 6 से मैं से कटाऊँगा, 6 कम 6, 3 बचेगा 36, 6 6 36, और ये 2 0 16 बार में कट गया। x² का मान आपका कितना आ गया? 1600 आ गया। अब x² का मान 1600 आ गया, आपको x² का मान नहीं निकालना, x का निकालना है, तो x का मान मैं निकालूंगा तो x बराबर कितना? ये 1600 है। ठीक है, यहाँ से स्क्वायर है, ये इधर जाएगा तो इसके ऊपर रूट लग जाएगा भाई। x बराबर कितना? 1600 का स्क्वायर रूट कितना होता है भाई? 1600 का स्क्वायर रूट 40 होता है। अब x का मान कितना निकल के आया? 40। x का मान 40 है, 40 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 80 हो जाएगा। x का मान 40 है, x का मान मैं 40 रखूँगा, 40 का मल्टीप्लाई 3 से करूँगा 120 हो जाएगा।
तो संख्याओं का योग पूछ रहा है, दोनों संख्या में पता चल गई। अगर मैं दोनों का योग करूंगा 80 और 120, ये कितना हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा। ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो गया 200। बी ऑप्शन क्या हो गया प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। उम्मीद करूंगा सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया है, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, तीन संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में हैं, उनका HCF 7 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तीन संख्याएं आपके पास 3:4:5 के अनुपात में, ठीक है, 5 के अनुपात। और HCF दे रखा है आपके पास कितना, HCF दे रखा है 7, ठीक है। प्रश्न में मैं वही बताता हूं जो प्रश्न में दिया गया होता है। अगर प्रश्न में HCF दिया गया तो आप अनुपातों का HCF करेंगे, गुणनफल दिया जाएगा तो अनुपातों का गुना, योग दिया जाएगा तो अनुपातों का योग, ठीक है, यही बताता हूं। अब HCF है तो अनुपातों का HCF ले लो। तो वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को काट दे, तो 3 और 4 और 5 को कौन सी संख्या काटेगी, एक संख्या ऐसी है जो काटेगी। तो इनका HCF कितना आ जाएगा, इनका HCF 1 आ जाएगा, अनुपातों का HCF। तो इस HCF में अनुपात के HCF से डिवाइड कर देंगे, 7 बार में ही तो जाएगा। तो 7 कमल पे 3 से कर दो, 7 त्रिका 21, 7 चौके 28, 7 पच्चे 35। पूछ क्या रहा है, तीनों संख्याएं पूछ रहा है कौन कौन सी है। तो 21, 28, 35 ये तीनों संख्याएं आपकी 21, 28, 35, ठीक है, 21, 28 और 35, बस निकल के आ गया आपका आंसर, ये तीनों संख्याएं। तो प्रश्न सभी को क्लियर हो गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ए की आय बी से 20% अधिक है। ए और बी दो व्यक्ति हैं, ठीक है। ए की आय बी से 20% अधिक है। अगर बी की आय आपकी 100 होगी तो ए की 20% अधिक है, तो इसका मतलब इसकी 120 हो जाएगी, तभी तो ए की आय बी से 20% अधिक होगी। दोनों मिलकर 12, ये कितना है, 12,100, ठीक है, 12,100 कमाते हैं दोनों मिलकर के। दोनों की कमाई का योग दे रखा है 12,100, दोनों की कमाई का योग। अब यहाँ पर दोनों की कमाई का योग है तो अनुपातों का भी तो योग करेंगे, क्लियर है, अनुपातों का योग करेंगे। अब देखिए अनुपात में क्या हो सकता है, ये अनुपात में कट सकता है 0 से 0, तो ये 12 बचा और ये 10 बचा, ठीक है। अब और कट सकता है तो 2 से कटेगा, ये 5 बार में, 2 से कटेगा 6 बार में। अब तो नहीं कट रहा, तो 6 और 5 का योग कितना हो जाएगा, 11। तो इस योग में अनुपात के योग से डिवाइड कर देंगे, तो 11 से इसको डिवाइड करेंगे, 11 से 11 बार में कटेगा, 121 और 2 0 मतलब 1100 बार में कट गया, ठीक है, 1100 बार में कट गया। क्लियर, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर कट गया तो इनका अंतर बताना मुश्किल थोड़ी ना, आसान है, दोनों का अंतर कर दीजिए। एक आएगा 11 कमल पे 1 से कर दो भाई 1100, ठीक है, 1100, ये 11,000 लिख गया, 1100 है। क्लियर है, दोनों का अंतर ही तो पूछ रहा है, तो दोनों का अंतर करके गुना कर दीजिए, बस दोनों का अंतर 1 आएगा। तो 1100 कमल पे 1 से करेंगे तो 1100 ही हो जाएगा, जो कि बी ऑप्शन में है। तो प्रश्न सभी को अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, महिला तथा पुरुष के संख्या का अनुपात 2:3 है। महिला और पुरुष, पहले महिला दिया गया है तो पहले वुमेन लिख लेंगे, बाद में पुरुष है तो बाद में मैन लिख लेंगे, ठीक है भाई। महिला को वुमेन से डिनोट करते हैं इसलिए मैंने W ले लिया, पुरुष को मैन से करते हैं इसलिए मैंने M ले लिया। अनुपात कितना है, 2:3 है। कह रहा है यदि महिला 10% तथा पुरुष 30% बढ़ा दिया जाए। भाई महिला कितनी है, मैं अनुपात में, महिला हमारी 2 हैं, महिला को कितना बढ़ा दें, 10%। तो महिला हमारी कितनी भी हो अपने आप में 100% होंगी, और 10% बढ़ा देंगे 100 में तो 110% हो जाएंगी, ठीक है। पुरुष भी कितने होंगे, अनुपात में तो 3 पुरुष हैं, अनुपात में हमारे पास 3 पुरुष हैं। अब अपने आप में 100% होंगे तो 30% बढ़ा देंगे 100 में तो ये 130% हो जाएगा। अब परसेंट से तो परसेंट यहाँ पर कट गया, 0 से तो 0 भी यहाँ पर कट गया, ठीक है। 11 दूने का ये 22 हो जाएगा, 13 त्रिक का ये 39 हो जाएगा, तो 22:39 कितना निकल के आया, नया अनुपात 22:39 निकल के आया। 22:39 सी ऑप्शन में दे रखा है, ये बिल्कुल सही आंसर हो गया। क्लियर सभी को प्रश्न। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, राम, श्याम और मोनू का हिस्से का अनुपात 1/2, 1/4, 1/6 है। यदि राम का हिस्सा 1200 है तो कुल राशि ज्ञात करें। 3 व्यक्ति हैं आपके पास, राम, श्याम और मोनू, ठीक है। मैं आपको एक बात बता दूं, कभी भी अनुपात अगर आपको बटे में दिया गया है इसका मतलब ये गलत फॉर्म में दिया गया है, ये सही फॉर्म नहीं है। अनुपात कभी भी बटे की फॉर्म में नहीं होता, अगर वो दे रखा है तो गलत है, इसको सही फॉर्म में चेंज करना है आपको, ठीक है।
सही फॉर्म में इसको चेंज करना है तो ये क्या दे रखा है आपके पास 1/2, 1/4 और 1/6 दे रखा है। ठीक है, ये आपको अनुपात दे रखा है, इसको हमें सही फॉर्म में चेंज करना है। अब सही फॉर्म में मैं इसे कैसे चेंज करूँगा, दो तरीके हैं। पहले तो मैं दोनों का एलसीएम ले लूँ संख्याओं का, 2, 4, 6 का मैं एलसीएम लूँगा तो 2, 4, 6 का एलसीएम कितना है भाई 12। 2 से 12 को कटाएंगे 6 बार में कटेगा, 6 का मल पे 1 से करूँगा 6 रहेगा। 4 से 12 को कटाऊंगा 3 बार में कटेगा, 3 कमल पे 1 से करूँगा 3 रहेगा। और 6 से 12 को कटाऊंगा 2 बार में कटेगा, 2 कमल पे 1 से करूँगा तो 2 ही रहेगा। ये इनका सही अनुपात निकल के आ गया, 6, 3, 2। अब यहाँ पर राम का जो हिस्सा है वो 1200, राम का हिस्सा 1200, राम का हिस्सा अनुपात में 6 है, राम का हिस्सा अनुपात में 6 है और रियल में कितना है 1200। इसका मतलब 6 बराबर 1200 है तो 1 बराबर कितना हो जाएगा भाई 6 बराबर 1200 तो 1 बराबर 200। ठीक है, 1 बराबर 200। अब 1 बराबर 200 है तो 200 का मल पे मैं 6 में कर दूँ तो ये 1200 है सीधा सीधा, और 200 का मल पे 3 में कर दूँ तो 2 त्रिक्का ये सीधा सीधा 600 है, और 2 का मल पे 2 में कर दूँ सीधा सीधा ये 400 है। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कुल राशि ज्ञात करें। भाई कुल राशि मतलब सभी को जोड़ देना है आपको। आंसर आ गया, 1000 में 600 जोड़ेंगे 1800, भाई 1200 में 600 जोड़ेंगे 1800, 1800 में 400 जोड़ेंगे ये हो जाएगा आपका 2200। ये आपकी कुल राशि है। समझ में आ गया प्रश्न। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 1, 2, 3, 4 है तो सबसे बड़ा कोण ज्ञात करें। भाई 3, 1, 2, 3, 4 है, ये सबसे अच्छा प्रश्न रहेगा। एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात यहाँ पर दे रखा है। अब देखिए यहाँ पर 1/2/3/4 है, क्लियर है। सबसे बड़ा कोण पूछ रहा है, भाई जो अनुपात में सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ा कोण है। अनुपात में सबसे बड़ा 4 है तो इसका मतलब सबसे बड़ा ये वाला चौथा कोण होगा। अब चतुर्भुज के कोणों का अनुपात तो दे रखा है, लेकिन चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है भाई 360 होता है कि नहीं होता। चारों कोणों का योग 360, और अनुपात में योग कर लीजिए कितना है, अनुपात का योग करेंगे 4 और 3 7, 2 9 और 1 10। भाई अनुपात का योग क्या होगा भाई, जब आपके पास योग है तो अनुपात के योग से डिवाइड करेंगे। 0 से 0 गया 36 बार में जाएगा, क्लियर है। अब 36 बार में गया यहाँ पर तो 36 का मल पे 4 से कर देंगे, क्योंकि सबसे बड़ा कोण पूछ रहा, अनुपात में सबसे बड़ा कोण 4 है। 36 का मल पे 4 से कर दो 144, ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद करूंगा सभी को प्रश्न अच्छे से क्लियर हो गया है, किसी को भी यहाँ प्रश्न में कोई समस्या नहीं आने वाली। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका